After 2 years on the run, the so-called Barefoot Bandit, accused of robbing people in 8 states and 2 other countries, is in jail this morning in the Bahamas. It seems almost too bizarre to be true what's happened the past 2 years. He made headlines for his cheeky way of committing crimes. A teen from small-town America who's been on a crime rampage through the U.S. and Canada. You know what? It's crazy that he actually had a fan club. It got to more than 100,000 members. Did it? Yeah, and their hero was captured. 16 साल की उम्र में जहां लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता, वहीं कॉल्टन हैरिस मोरे नाम का एक बच्चा 6 एयरप्लेन्स, कई लग्जरी बोट्स और बहुत सारी कार चुराने के लिए वांटेड हो गया था, जिसे न सिर्फ FBI बल्कि 3 अलग अलग देशों की पुलिस भी ढूंढ रही थी। आखिर इतनी कम उम्र में कैसे बन गया ये चोर लिविंग लेजेंड? आइए जानने की कोशिश करते आज के इस वीडियो में। कॉल्टन की लाइफ को देखें तो वो काफी आसान नहीं थी। वो एक सिंगल एल्कोहलिक मदर के साथ रहता था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और स्कूल में भी वो बुली हुआ करता था। स्कूल में ही कॉल्टन को हार्ले आयरन विंग डेविडसन नाम का एक दोस्त मिलता है, जो कि उसी की तरह के बैकग्राउंड से था, लेकिन वो काफी अमीर दिखता था। हार्ले के साथ रहकर कॉल्टन ने ताले तोड़ना, हिडन स्पेयर कीज को ढूंढना और दूसरी चीजें सीखी और फिर कॉल्टन भी लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने लगा। शुरुआत में तो उसने सिर्फ खाने पीने का सामान, कुछ वीडियो गेम्स और थोड़े बहुत पैसे ही चुराने शुरू किए थे। कॉल्टन की किस्मत इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि वो सैन जुआन आइलैंड्स पर रहा करता था, जो कि अमीर लोगों के लिए एक वैकेशन डेस्टिनेशन होती थी। यहाँ के ज्यादातर घर वैकेशन होम्स थे, जिस वजह से वो साल के ज्यादातर वक्त खाली ही रहा करते थे और चोरी करने के बाद भी उसके रिपोर्ट होने के चांसेस बहुत कम हुआ करते थे। वहीं अपनी अल्कोहलिक माँ से भी उसके झगड़े बढ़ने लगे थे और एक दिन उसकी माँ ने उसे घर से ही निकाल दिया, जिस वजह से उसे जंगल में एक टेंट लगा कर रहना पड़ा। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी और एक दिन FBI उसकी माँ के घर भी पहुंच गई, जहां उन्हें पता चला कि कॉल्टन को घर से निकाल दिया गया है। और फिर वो जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें वो टेंट मिला। टेंट में उन्हें कॉल्टन तो नहीं मिला, लेकिन वहां लैपटॉप्स, ज्वेलरी बॉक्सेस, टेलीस्कोप्स, चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स और फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद थे, जिनसे साफ था कि ये कॉल्टन का ही चुराया हुआ सामान है। FBI को नहीं पता था कि वहीं कहीं दूर से कॉल्टन ये सब देख रहा था, और जब FBI को वहां पर कॉल्टन नहीं मिला तो वो वहां से चले गए। और अगले दिन कॉल्टन ने अपनी माँ के लिए घर पर एक नोट छोड़ दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अब शहर छोड़कर जा रहा है और शायद कभी नहीं लौटेगा। FBI ने अभी तक कॉल्टन के नाम पर कई सारे अरेस्ट वारंट्स निकाल दिए थे, जिस वजह से उसका घर आना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। अब उसने कार से चुराना शुरू कर दिया और जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग पर होती थी तो वो दूसरे के घरों में छिप जाया करता था। ये सब करते हुए उसकी उम्र सिर्फ 15 साल हो गई थी और लोकल न्यूज़पेपर्स में भी उसके चर्चे होने लगे थे। लेकिन कॉल्टन की एक बुरी आदत ये थी कि वो जिस घर में जाता था वहां की लाइट्स ऑन ही रखता था, जिस वजह से जब एक दिन एक आदमी ने अपने पड़ोस के घर की लाइट्स को ऑन देखा तो उसे शक हुआ, क्योंकि उस घर के ओनर्स वहां पर नहीं थे और वो फाइनली पकड़ा गया। कॉल्टन को 3 साल के लिए उसके बाद जुवेनाइल जेल में डाल दिया गया। इस जेल में वो ऐसे बच्चों से घेरा हुआ था जो कि प्रोफेशनल गैंग मेंबर्स थे, इसलिए वो यहाँ पर भी बुली होने लगा। और इसी बीच उसने जेल में एयरप्लेन्स उड़ाने के बारे में पढ़ने और अपनी बाकी स्टडीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जेल में आने के 10 महीने बाद ही उसे अच्छे बिहेवियर के लिए फेंसलेस ग्रुप होम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे इसी मौके की तलाश थी और कुछ ही वक्त में वो यहाँ से फरार हो जाता है। कॉल्टन वहाँ से भागकर हार्ले के घर गया ताकि उसे कुछ मदद मिल सके, लेकिन वहाँ से उसे पता चलता है कि हार्ले भी ऑलरेडी चोरी के इल्जाम में ही जेल में है। इसके बाद फिर से सरवाइव करने के लिए उसने लोगों के घरों में घुसना शुरू कर दिया। उसने चुराए गए क्रेडिट कार्ड से नाइट विजन गॉगल्स भी खरीदे और अगले 3 महीने तक वो इसी तरह सरवाइव करता रहा। इसी बीच पुलिस एक दिन मर्सिडीज बेंज का पीछा कर रही थी और एक लंबी चेस के बाद ये गाड़ी एक पार्किंग लॉट में क्रैश कर जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि गाड़ी का ड्राइवर तो ऑलरेडी वहां से भाग चुका है, लेकिन उन्हें उसमें एक बैग मिलता है और इस बैग में बाकी कई सामान थे। साथ ही उन्हें एक डिजिटल कैमरा भी मिलता है, जिसे चेक करने पर पता चला कि कॉल्टन का ही ये कैमरा है, जिससे उसने कई सेल्फीज भी ली हैं। इन इमेजेस को फिर वांटेड पोस्टर्स के साथ देश भर में लगा लिया जाता है और इसी बीच में कई बार कॉल्टन का पुलिस से सामना होता है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर कॉल्टन का फैन पेज भी बन जाता है और फेसबुक पर उसके फैन पेज पर 15,000 से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक वो ऑर्काज आइलैंड के एक लोकल एयरपोर्ट के पास छिपा हुआ होता है, जहां से वो प्लेन्स को टेक ऑफ करते हुए देखता है और साथ ही स्टाफ की मूवमेंट्स और उनके शिफ्ट की टाइमिंग्स को भी नोट करने लगता है। एक दिन सूरज उगने से कुछ दिन पहले
वो एक ब्रांड न्यू सेस्ना 182 स्काईलाइन प्लेन की तरफ आगे बढ़ता है। अब कॉल्टन को प्लेन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने इस तरह की वीडियो गेम्स खेली हुई थी। वो प्लेन के अंदर झांकता है तो उसकी चाबियां वहीं पड़ी मिलती हैं और वो उसका मैनुअल पढ़ने के बाद किसी तरह प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। अब यूं तो इस तरह कोई भी प्लेन हवा में हो तो उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी प्रेजेंस के बारे में अलर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये एक प्राइवेट प्लेन था और अगर वो रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में ना जाए और 18,000 फीट की ऊंचाई से कम पर ही फ्लाई करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसी वजह से किसी भी अथॉरिटी ने इस प्लेन को हवा में नोटिस नहीं किया। लेकिन जल्द ही कॉल्टन को रियलाइज ये हुआ कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है और उसे किसी तरह लैंड करना होगा। वो इस वक्त पहाड़ों के बीच में उड़ रहा था और किसी तरह वो यहाँ एक फ्लैट पैच ढूंढने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसने कभी इससे पहले कोई प्लेन लैंड नहीं करवाया था इसलिए ये प्लेन क्रैश कर जाता है और कॉल्टन भी कुछ देर के लिए वहां बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद वहां से भाग खड़ा होता है। अगले 6 महीने तक कॉल्टन की कोई खबर नहीं आती और सभी को लगता है कि वो या तो कहीं दूर चला गया है या फिर मर चुका है। लेकिन फिर 6 महीने बाद कॉल्टन फिर से शहर में दाखिल होता है और इस बार वो पुलिस की ही एक कार को चुरा लेता है। इस कार में ऑफिसर का सेल फोन, ब्रेथलाइजर, लैपटॉप और MP-15 असॉल्ट राइफल भी मौजूद थी। इसके बाद वो $2.5 लाख की एक बोट को चुराकर फ्राइडे हार्बर की तरफ चला जाता है, जहां पर वो एक लोकल एयरपोर्ट से $10 लाख का एक प्लेन चुरा लेता है और इसे ऑर्काज आइलैंड में ले जाकर क्रैश कर देता है। पुलिस को ये पता था कि वो इस इलाके में है और हर तरफ उसे पकड़ने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें चकमा देकर एक ट्विन इंजन बोट को चुराकर वहां से कैनेडियन बॉर्डर की तरफ चला जाता है और इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर देता है। यहाँ पर 1 हफ्ते तक कुछ और चोरियां करने के बाद वो एक चुराई हुई कार में कनाडा के क्रेस्ट तक पहुंचता है और फिर यहाँ से फिर अमेरिका के इदाहो पहुंच जाता है। कॉल्टन को ये पता था कि उसे किसी भी गैस स्टेशन पर जाकर अपना टैंक फुल नहीं कराना है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कैमरास होते हैं जहां से उसे और उसकी कार को ट्रैक किया जा सकता है। यही वजह थी कि जैसे ही उसकी कार का फ्यूल खत्म होता था वो दूसरी कार चुरा लेता था। इदाहो पहुंचने के अगले दिन वो एक लोकल एयरपोर्ट से एक और प्लेन चुराता है और वॉशिंगटन के ग्रेनाइट फॉल्स तक पहुंच जाता है। इस बार वो प्लेन को एक पहाड़ पर सक्सेसफुली लैंड भी करवा देता है और कुछ दिनों में इस इलाके से बहुत सारी चोरी की खबरें सामने आने लगती हैं। इसी बीच वो ग्रोसरी स्टोर्स को भी लूटता है और मीडिया में वो बेयरफुट बैंडिट नाम से फेमस हो जाता है, क्योंकि वो खुद चौक से अपने पैरों के निशान बनाकर पुलिस को चैलेंज करने लगा था। ये 2010 का समय था, इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिकन के अंदर सरकार और अथॉरिटीज को लेकर बहुत गुस्सा था। ऐसे में कॉल्टन कुछ लोगों के लिए एक ऐसा हीरो बन जाता है जो उस सरकार की इनएफिशिएंसी को एक्सपोज कर रहा होता है। 30 मई 2010 के दिन ओरेगन एनिमल हॉस्पिटल को एक लेटर मिलता है जिसमें कॉल्टन ने लिखा होता है कि वो हॉस्पिटल के लिए काफी सारा कैश छोड़कर जा रहा है। इससे भी फेसबुक पर उसके फैंस में उसकी एक रॉबिन हुड इमेज बनना शुरू हो जाती है, लेकिन बेसिकली वो बस ये दिखाना चाहता था कि उसे पकड़ना पुलिस के बस की बात नहीं है। ओरेगन में वो सिर्फ इस हॉस्पिटल को चैरिटी देने नहीं आया था, बल्कि वो एक रेस बोट चुराकर यहाँ पहुंचा था और कुछ लॉयर्स के साथ फोन पर बात करते हुए वो किसी मूवी स्टूडियो के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी के राइट्स बेचने की सोच रहा था। ये डील तब नहीं हो पाती और वो कुछ और कार्स चुराकर सड़क के रास्ते साउथ डकोटा के यांगटोन शहर तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो आधी रात को वहां पहुंचा था, इसलिए खाली घर देखकर वो उसी में चला जाता है। यहाँ पर वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर एक शावर लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रात के 3 बजे वहाँ रहने वाली क्लार्क फैमिली वापस लौटती है और वो देखते हैं कि घर में खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, टीवी और वॉशिंग मशीन चालू है और फिर मिस्टर क्लार्क देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा लॉक्ड नहीं है और वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। जैसे ही मिस्टर क्लार्क दरवाजे तक पहुंचते हैं, कॉल्टन उन्हें देख लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। क्लार्क उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर से कॉल्टन बिना कपड़ों के बाहर निकलता है और बेसमेंट की तरफ भागता है। क्लार्क भी बेसमेंट की तरफ उसे फॉलो करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर क्लार्क को उनके ऊपर एक लेजर तनी हुई दिखती है और सामने कॉल्टन वहीं MP-15 लिए खड़ा होता है जो उसने उस पुलिस कार से चुराई थी। मिस्टर क्लार्क वहां से भाग जाते हैं और घर को लॉक कर देते हैं। इसके बाद उनकी पूरी फैमिली एक नेबर के घर पर जाकर 911 पर कॉल करती है और चारों ओर से घर को पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है। इसके बाद SWAT टीम्स घर के अंदर दाखिल होती हैं और स्नाइपर डॉग्स के साथ कॉल्टन को ढूंढना शुरू किया जाता है, लेकिन कॉल्टन उन्हें फिर से कहीं नहीं मिलता।
तो हुआ ये था कि क्लार्क फैमिली के भागने के बाद उसने जल्दी से अपने कपड़े और बैग उठाया और वो बेसमेंट में एक पतली सी विंडो से बाहर आ गया था, जिसके बाद वो पड़ोस के घर में जाकर उनकी कार चुरा लेता है और फरार हो जाता है। क्लार्क फैमिली को कॉल्टन की एक तस्वीर दिखाई जाती है, जिससे कंफर्म होता है कि इस घटना के पीछे भी उसी का हाथ था। इस वक्त तक एफबीआई को कॉल्टन का पैटर्न कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने नोटिस किया था कि कॉल्टन हमेशा छोटे एयरपोर्ट्स के पास से ही प्लेन्स चुराता है, जिस वजह से उन्होंने अगले एक हफ्ते में आसपास के सभी छोटे एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया था और जितने भी प्राइवेट प्लेन ओनर्स थे उनसे खुद बात करके उन्हें समझाया था कि वो अपने प्लेन्स की कीज प्लेन में ना रखें और उन्हें लॉक कर दें। कॉल्टन भी ये सब नोटिस कर रहा था और उसकी नजर पुलिस के हर कदम पर थी। वो मॉन्टरे कंट्री एयरपोर्ट के पास के एक जंगल में छिपा हुआ था और एक दिन उसे फिर से मौका मिल जाता है। 4 जुलाई, जिस दिन अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, उस दिन वो एयरपोर्ट में सुबह दाखिल होकर एक सेसना 400 प्लेन चुरा लेता है और इसकी कीज भी उसे सीट पर ही मिल जाती है, क्योंकि इसके ओनर ने वो मीटिंग्स अटेंड ही नहीं की थी जो पुलिस ने रखी थी। अब प्लेन को फ्यूल से भरने के बाद वो उड़ान भरते हुए देश छोड़ने का फैसला करता है और उसे ख्याल आता है कि क्यों ना क्यूबा चला जाए, क्योंकि क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और साथ ही क्यूबा के साथ अमेरिका की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जिस वजह से अगर वो क्यूबा पहुंच भी गया तो अमेरिकन अथॉरिटीज उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। प्लान तो ये अच्छा था, लेकिन वो क्यूबा की जगह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंच जाता है और उसे दिखता है कि अब प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा है। इस वक्त वो समुद्र के पार था और उसे जल्द ही लैंड करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। उसे नीचे कुछ आइलैंड्स दिखते हैं और वो वहां पर लैंड करने की कोशिश करता है। उसका प्लेन वेट सैंड्स में फंस जाता है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का एसओएस सिग्नल यूएस कोस्ट गार्ड्स को प्लेन की जीपीएस लोकेशन भेज देता है। कॉल्टन अभी तक वहां से फरार हो चुका होता है, लेकिन वो अब अमेरिका में नहीं बल्कि बहामास में था। वैसे तो बहामास में अगर वो किसी भी दूसरे समय लैंड करता तो आसानी से उसे पकड़ लिया जाता, लेकिन क्योंकि वो 4 जुलाई को लैंड करता है, इस वजह से यहाँ पहले से ही कई अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं और वो आसानी से उनके बीच में गायब हो जाता है। लेकिन जब अमेरिकन अथॉरिटीज को उसके होने की खबर वहां मिल गई थी, जिस वजह से लोकल पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है और कॉल्टन के पोस्टर्स हर जगह लगा दिए जाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि पुलिस उसे फिर भी नहीं पकड़ पाती और अंत में कॉल्टन एक पार्टी में पहुंचता है, जहां वो लोगों को बताता है कि वो कौन है और उन्हें खुद पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। वो इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे उसे पुलिस से भागने में मजा आता हो। जैसे ही लोकल पुलिस को बुलाया जाता है, कॉल्टन वहां से फिर से भाग जाता है। कॉल्टन को लेकर एक बड़ा मैनहंट शुरू हो जाता है, जिसमें अब पुलिस के साथ साथ लोकल लोग भी शामिल हो गए थे, क्योंकि बहामास एक आइलैंड नेशन है। इस वजह से कॉल्टन एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक बोट में भागता रहता है। अब पुलिस हार्बर पर भी पहरेदारी तेज कर देती है, लेकिन रात को तकरीबन 3:30 बजे एक हार्बर का गार्ड बाथरूम के लिए वहां से हटता है। तभी मौका देखकर कॉल्टन एक और बोट चुरा लेता है, लेकिन इस बार ऑफिसर्स भी अपनी मशीन गन्स के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। कॉल्टन की बोट पुलिस से काफी तेज थी, इसलिए उसके पकड़े जाने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन कॉल्टन को नेविगेशन का कोई ख्याल नहीं था। इस वजह से पुलिस से भागते हुए वो एक सैंड बार तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी बोट फंस जाती है। इसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उसके पास एक पिस्टल थी, जिससे वो पुलिस की तरफ फायर करता है और फिर से एक बार बोट को शुरू करने की कोशिश करता है। पुलिस उसकी बोट पर फायर करके उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती है और फाइनली उसे सरेंडर करना पड़ता है। 2 साल के बीच 6 एयरप्लेन्स, कई लग्जरी बोट्स, गन्स, कार्स और ना जाने कितने क्रेडिट कार्ड्स चुराने के बाद फाइनली कॉल्टन पकड़ा जाता है। सबसे पहले तो उसके ऊपर बहामास में मुकदमा चलता है, जहां पर उसे सिर्फ पासपोर्ट के बिना देश में एंटर करने के इल्जाम से जूझना पड़ता है। उसके ऊपर $300 का फाइन लगाया जाता है, जिसे यूएस एम्बेसी पे कर देती है और फिर उसे अमेरिका वापस लाया जाता है। यहाँ पर उसे 67 इल्जामों में कोर्ट में ट्राई किया जाता है और जब उसके द्वारा किए गए नुकसान की टोटल कॉस्ट को देखा जाता है तो वो करीब $1.4 मिलियन के करीब निकलती है और उसे लौटाने के लिए कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी लाइफ स्टोरी के मूवी राइट फॉक्स को बेच दे और उस पैसे से सभी विक्टिम्स का नुकसान कवर किया जाता है। इसके साथ साथ कोर्ट उसे ये भी ऑर्डर देती है कि वो अपनी लाइफ स्टोरी को किसी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कि बुक्स लिखना, टीवी शोज बनाना या फिर मर्चेंडाइज बेचना।
इसके साथ साथ उसे 6 साल के लिए जेल की सजा भी दी जाती है और आज 2023 में कॉल्टन बिल्कुल आजाद घूम रहा है और एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।